हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम है 2 तारीख से। तो आप लोग आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है और 3rd सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, ठीक ना। तो ये दोनों ब्रांचेस के लिए सेम सब्जेक्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है सिर्फ, और कंप्यूटर साइंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप दोनों ब्रांचेस को हेल्प मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा कि दी ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। मतलब आपके सामने ये डेसिमल नंबर दिया गया है और इसको क्या करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग आई होप अच्छे से जानते होंगे कि कोई अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको अगर किसी अदर फॉर्म में अगर चेंज करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है, ये आपको दिया गया 417 दिया गया, ये किस फॉर्म में है तो डेसिमल फॉर्म में। इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, तो ऑक्टल फॉर्म में चेंज करना है। तो आप लोग को पता होगा अगर डेसिमल नंबर दिया और अगर इसको किसी भी फॉर्म में अगर चेंज करना, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 17 दिया हुआ, ठीक, 417 दिया, अगर इस डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल नंबर को अगर किसी भी नंबर में अगर चेंज करना हो, चाहे ऑक्टल में हो, चाहे हेक्सा में हो, चाहे बाइनरी में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 8 से, ठीक। आर यू गॉट इट? आप लोग समझ आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 417 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 8 से, ठीक। तो चलिए हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 417 डिवाइडेड बाय 8, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक। हम लोग को ये जानना है कि इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। उसके बाद 1 बचा, ठीक। उसके बाद ये कितने बचेगा, 2 बार में 17। तो कितना बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। उसके बाद फिर इसको 8 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 8 छक्के 48, ठीक। यानी 48 हो गया, ठीक। ये कितने बार में कटा, सॉरी 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक। हाँ, कितने बार में कटा, 8 छक्के 48, रिमाइंडर कितना, 4 बचा। और हम लोग क्या करते हैं, इधर से नीचे से काउंटिंग करते हैं। कितना हो गया, 641। तो ये हो गया ऑक्टल नंबर। तो इसका राइट आंसर हो गया ये 641 8, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर हम लोग डेसिमल नंबर से किसी भी नंबर में अगर चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग को डेसिमल नंबर से किसी नंबर में भी चेंज करना हो, यहाँ एक्स मान लेते कोई नंबर हो, तो हम लोग को सीधा कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए ये है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा 641, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। चलिए 1 सेकेंड, चलिए हम लोग सब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेस, मतलब बूलियन लॉ, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे अगर a+1 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आपको पता है होना चाहिए कि अगर, ठीक, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि a+1 समथिंग क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। आप लोग को पता होगा कि a+1 क्या होता है, 1 के समथिंग इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पे
तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन। तो ये पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अब एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, जैसे लिखते हैं, ठीक, जैसे एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है हम ये बता रहे हैं, ठीक। तो जैसे देखिए ए प्लस ए बी लिखें, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक ना, जब हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। जब हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ को हम लोग लिखते हैं ए प्लस ए बी इजकल टू ए होता है, ठीक ना। ए प्लस ए बी इजकल टू ए होता है, ठीक, आप लोग को पता होगा, ठीक। तो चलिए, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये, ठीक ना, इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है। आप लोग को अच्छे से पता होगा डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है। अगर मान लीजिए ये लिखा ए प्लस बी कैसे हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम में ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अगर यही चीज़ अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए हो गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये गलत होगा, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इजकल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। उसके बाद ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ये गलत हो गया, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इजकल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट ये भी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद ये देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग ये लेते हैं, ठीक। ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन जो है मेरा ये हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन मेरा, ठीक, ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। आर यू गॉट इट? ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है देयर आर द डैश सेल इन द 4 वेरिएबल के मैप। मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर 4 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितना सेल बनेगा, ठीक। तो आप लोग को फार्मूला याद होगा कि 2d पावर n होता है, ठीक। ये होता है नंबर्स ऑफ सेल। तो जैसे मान लीजिए 2 है, वेरिएबल कितना 4 है, तो कितना आ जाएगा टोटल 16, ठीक। आप लोग को पता होगा, ठीक। और तो 4 वेरिएबल का टोटल के मैप जो के मैप बनेगा वो कितने सेल का बनेगा, तो 16 सेल का बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 16, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पूछ रहा है 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछ रहा है दी नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ 2 इनपुट आर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हाई कब आएगा, ठीक ना, नॉर गेट का आउटपुट हाई कब आएगा, जब दोनों आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा, तब क्या आएगा आउटपुट विल बी हाई आएगा, ठीक ना। कि इसमें नॉर गेट का पूछ रहा है। तो नॉर गेट में क्या होता है, जब 0 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, ठीक ना। जब 0 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, ठीक। और गेट में क्या आता है, 0 0 देते हैं तो 1 आता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी 0 0, ठीक। 0 देते हैं तो नॉर गेट में आउटपुट 1 आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दी गेट, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, द गेट्स रिक्वायर टू बिल्ड ए हाफ एडर। यहाँ पूछ रहा है कि हाफ एडर जब हम लोग सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन सा गेट का रिक्वायर होता है। तो आप लोग को पता होगा कि एक्स और गेट हो गया,
और क्या होता है, एंड गेट। ठीक, अब ये कैसे होता है आप लोगों को पता होगा कि जो हाफ एडर होता है, ठीक ना, हाफ एडर में दो आउटपुट आता है, एक आता है, दो आउटपुट आता है, एक आता है सम का, ठीक, और एक आता है कैरी का। ठीक, आप लोगों को पता होगा, तो सम का होता था ए एक्स और बी, और कैरी का होता है ए इंटू बी। ठीक, आप लोग को पता होगा, तो ये हो गया एक्स और, ठीक, और ये हो गया एंड का। ठीक, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाफ एडर का जो गेट बनाते हैं और इसमें कितना इनपुट होता है, तो दो इनपुट होता है। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो हाफ एडर में कितने इनपुट होते हैं, टोटल दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होता है। आउटपुट कौन सा होते हैं, सम होते हैं और कैरी होते हैं, और सम का क्या होता है, एक्स और होता है, और कैरी का एंड ऑपरेशन होता है। तो इसी वही पूछ रहा है कि तो कौन सा गेट रिक्वायर्ड है, तो एक्स और गेट और एंड गेट। तो ये हो गया एक्स और गेट और एंड गेट। तो यहाँ हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, समझ गया आप लोग, एक्स और गेट एंड नॉर गेट, यहाँ हो जाएगा एक्स और गेट और एंड गेट। ठीक, तो आपका 7 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक, तो अब देखिए यही क्वेश्चन है। ठीक, अब पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इज इन विच कैरी इज ऑब्टेन। अभी जस्ट जो 7 नंबर हम बताए थे, डिस्कस किए थे, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। देखिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कैरी को ऑब्टेन करता है। ठीक, तो आप लोग अभी जस्ट देख रहे हैं कि हाफ एडर, हेडर जो है वो क्या करता है, कैरी को ऑब्टेन करता है। ठीक, तो यहाँ सब्ट्रैक्टर पूछ रहा है, सब्ट्रैक्टर कैरी को ऑब्टेन नहीं करता, वो क्या करता है, बोरो को ऑब्टेन करता है। तो ये गलत हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, बोथ एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत, आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन। ठीक, तो इसका 8 का एडिशन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए डिकेड कन्वर्टर इज इनपुट टू डैश आउटपुट। तो इसमें पूछ रहा है, अगर हम इनपुट, अगर डिकेड कन्वर्टर है तो डिकेड कन्वर्टर पूछ रहा है कि हम लोग कितना इनपुट, मतलब इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आउटपुट आएगा n² ठीक, जितना हम लोग इनपुट देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे उतना ही आउटपुट आएगा। ठीक, समझ गए। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, दी लॉजिकल सर्किट हुज आउटपुट इज इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट एट बट आल्सो पास्ट आउटपुट इज कॉल्ड। तो ये आप लोग को पता होगा, ये सीक्वेंशियल और कम्बिनेशनल से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक ना, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। ठीक, आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है और कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, क्योंकि इससे जो है आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। ठीक है ना, तो कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट आउटपुट जो डिपेंड करेगा वन प्रेजेंट इनपुट पे कम्बिनेशनल सर्किट में। तो कम्बिनेशनल जो सर्किट है वो क्या करेगा, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करेगा सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे। लेकिन सीक्वेंशियल क्या करेगा, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ठीक, हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप इफ़ क्यू इज इक्वल टू 0 तो आउटपुट ऐसे शुड भी क्या है। तो इसमें ये पूछ रहा है अगर क्यू का वैल्यू अगर 0 रहेगा, ठीक, अगर क्यू का वैल्यू 0 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक ना, तो आप लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे। ठीक, एस आर फ्लिप फ्लॉप आई होप अच्छे से पढ़े होंगे। जब हम क्यू का वैल्यू 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आ जाता है, रीसेट आ जाता है। ठीक ना, हम क्यू का वैल्यू जब 0 देते हैं, मतलब 0 देते हैं तो आउटपुट का वैल्यू क्या आ जाता है, रीसेट आ जाता है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो आपको पता होगा कि जब हम एस का वैल्यू क्यू का वैल्यू 0 देते हैं तो आउटपुट जो है वो क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि ए जे के फ्लिप फ्लॉप मेड ए टॉगल स्टेट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो जब जे मतलब किस कंडीशन में जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल कंडीशन में होगा। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि कब जो है जे के फ्लिप फ्लॉप टॉगल कंडीशन में होगा। तो जब हम लोग जे इजकल टू के इजकल टू 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप टॉगल कंडीशन में। और ये क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जे के फ्लिप फ्लॉप का।
ठीक है ना। इसी में हम लोग इसी कंडीशन में क्या होता है, रेस राउंड कंडीशन क्या होता है, अगली भी अकर्स होता है, ठीक है ना। इसी कंडीशन में रेस राउंड कंडीशन क्या होता है, आते हैं, ठीक है ना। जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जे के फ्लिप फ्लॉप का सबसे बड़ा डोर था, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन में क्या होता था, टॉगल स्टेट आता था। तो इसका जे इक्वल टू के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। जे इक्वल टू के इक्वल टू 1, ठीक। आर यू गॉट इट। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें पूछ रहा है कि डी फ्लिप फ्लॉप डी स्टैंड फॉर, तो डी स्टैंड पर क्या होता है, डिले होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक ना। डी स्टैंड फॉर क्या होता है, डिले होता है, ठीक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर ये पूछा है, ए डेसिमल काउंटर हैज़ बी स्टेड, मतलब डेसिमल जो काउंटर है वो कहाँ तक काउंट करेगा, तो ऑब्वियसली है कि 10 तक ही काउंट करेगा, यानी 0 से लेके 9 तक ही काउंट करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। चलिए ओके बात। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, चलिए, ठीक। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिपल काउंटर आर आल्सो कॉल्ड, तो रिपल काउंटर को हम लोग क्या और कहते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रिपल काउंटर को हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। तो रिपल काउंटर को हम लोग क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रिपल काउंटर को हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक। ओके, आर यू गॉट इट, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेट इन 4 बिट रिपल काउंटर। तो आप लोग को पता होगा कि नंबर ऑफ जो मैक्सिमम स्टेट होगा रिपल काउंटर में कितने होगा। अगर 4 बिट का रिपल काउंटर है तो उसका मैक्सिमम जो स्टेट होता है वो कितने होगा। तो आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि इसका जो होता है 2 टू पावर n होता है, ठीक, नंबर ऑफ स्टेट निकालने के लिए। तो हो गया 2 टू पावर 4, तो ये इसका हो जाएगा टोटल 16, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक। आर यू गॉट इट। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16, ठीक। आर यू गॉट इट। चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के और मूव करते हैं। ए फ्लिप फ्लॉप स्टोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, ठीक ना, 1 बिट डेटा इन्फॉर्मेशन करता है, ठीक, आप लोग को पता होगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि रोम जो है, ठीक, रोम इज़ मेड अप। तो सबसे पहले हम लोग रोम का फुल फॉर्म जानते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक ना, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो रोम का मतलब होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि हम जब रोम को बनाएंगे, ठीक, रोम को बनाएंगे तो वो किस किस गेट से बना हुआ रहता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो बना रहता है ये नैंड गेट और नॉर गेट से बना रहता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बना हुआ रहता है ये नैंड गेट और गेट से बना हुआ रहता है, ठीक ना। ये जस्ट लाइक इसको हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं, ठीक। चलिए 18 तक दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लास्ट। चलिए तो अब इसमें पूछ रहा है कि ए डायनामिक रैम द डेटा स्टोर इन मेमोरी सेल। तो अब पूछ रहा है कि जो डायनामिक रैम है वो डेटा स्टोर मेमोरी सेल में किस फॉर्म में करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म का ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। तो ये हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो है ये जो स्टोर करता है ये एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कैपेसिटर,
ठीक ना। तो ये जो रैम जो स्टोर करता है डेटा, ये किस फॉर्म में करता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज और कैपेसिटर, मतलब इस फॉर्म में क्या होता है, चार्ज स्टोर करता है। ठीक, अब हम लोग लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो पूछ रहा है डैश इज नोट ए टाइप ऑफ एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक ना। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो SR है, आप लोग को पता ही होगा, ये SR जो है ये आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ठीक, ये सही है। ठीक, आपको पता ही होगा कि ये एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। ठीक है, डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, फ्लैश टाइप है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं। ठीक, जो आप लोग जो थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे उसको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या काम करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, डिजिटल कन्वर्टर। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलते हैं और आपको हम कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, बाद में आप लोग उसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ओके, बाय।